भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत के एक गौरवशाली समुदाय प्राग्ञ ज्योतिष की यात्रा पर। प्राग्ञ ज्योतिष, जिसे प्राचीन भारत में कामरूप के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह क्षेत्र जो वर्तमान में असम और इसके आसपास के क्षेत्रों को समाहित करता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के लिए यह प्रसिद्ध था। यह समुदाय अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कौशल के लिए भी जाना जाता था। प्राग्ञ ज्योतिष का इतिहास पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक साक्ष्यों और विदेशी यात्रियों के विवरणों से समृद्ध है। प्राग्ज्योतिष का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में विशेष रूप से पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और कलिका पुराण में मिलता है। महाभारत में प्राग्ज्योतिष को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का सहयोगी था। इस क्षेत्र का नाम प्राग्ज्योतिष संस्कृत शब्दों प्राक पूर्व और ज्योतिष प्रकाश या नक्षत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूर्व का प्रकाश या नक्षत्रों का नगर। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नाम क्षेत्र की खगोलीय और ज्योतिषीय परंपराओं को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राग्ज्योतिष की स्थापना नरकासुर ने की थी, जो एक असुर शासक था। इतिहासकारों जैसे आर.सी. मजूमदार और एच.सी. रायचौधरी के अनुसार प्राग्ज्योतिष संभवतः एक गैर आर्य जनजातीय समूह का केंद्र था, जो बाद में वैदिक संस्कृति के साथ एकीकृत हुआ। प्राग्ञ ज्योतिष की भौगोलिक स्थिति को लेकर ग्रंथों में विविध दृष्टिकोण मिलते हैं। महाभारत इसे उत्तर भारत में और मार्कंडेय पुराण से पूर्वी भारत के विभिन्न जनपदों जैसे ब्रह्मोत्तर, मगध और विदेह के साथ जोड़ता है। इसका उल्लेख अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से भी होता है, जो हिमालय की तलहटी और नेपाल की तराई से संबंधित हैं। अभिधान चिंतामणि और कालिका पुराण प्राग्ज्योतिष और कामरूप को एक ही क्षेत्र मानते हैं। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर की पहचान आधुनिक गुवाहाटी में कामाख्या से की जाती है। रघुवंश में कालिदास इसे ब्रह्मपुत्र नदी के पार बताते हैं, हालांकि उनका भौगोलिक ज्ञान सीमित था। रामायण और ब्रह्मांड पुराण में प्राग्ज्योतिषपुर को वेत्रवती नदी के निकट भी बताया गया है, जिसे राजा कुश के पुत्र अमृतराज ने स्थापित किया था। यह आर्य और अनार्य संस्कृतियों के समन्वय का प्रतीक था। बाद के काल में वर्मन वंश के शासक जैसे कुमार भास्कर वर्मन, जो हर्षवर्धन के मित्र थे, ने प्राग्ज्योतिष को एक शक्तिशाली प्रशासनिक केंद्र बनाया। ह्वेन-त्सांग और बाणभट्ट के हर्षचरित में भास्कर वर्मन के शासन की प्रशंसा मिलती है। प्राचीन काल में प्राग्ज्योतिष, जो आज के
उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, न केवल एक सांस्कृतिक और पौराणिक केंद्र था, बल्कि एक सशक्त योद्धा परंपरा का भी प्रतीक था। महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र भारत के प्राचीन इतिहास में एक रहस्यमयी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रागज्योतिष का साम्राज्य मुख्य रूप से वर्तमान असम, मेघालय और पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों तक फैला था। इसकी भौगोलिक स्थिति, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और हिमालय की तलहटी में थी, ने इसे एक रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र बनाया। महाभारत में प्रागज्योतिष को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका प्रभाव पूर्वी भारत और बर्मा, म्यांमार तक था। प्रागज्योतिष की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के रूप में थी जहां म्लेच्छ संस्कृतियों का प्रभाव वैदिक परंपराओं से भिन्न था। महाकाव्यात्मक विवरणों में इस क्षेत्र को एक असुर शासित भूमि के रूप में निरूपित किया गया है, जहां नरक और मुरु जैसे शक्तिशाली राक्षस राज्य करते थे। नरक का पौराणिक वर्णन उसे इतना शक्तिशाली बताता है कि इंद्र तक उससे भयभीत हो जाते थे। उसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर मुरु द्वारा निर्मित फंदों और माया जालों से संरक्षित थी। प्रागज्योतिष का विस्तार मौर्य काल 321 से 185 ईसा पूर्व तक और उसके बाद भी देखा जा सकता है। मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों में इस क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रभाव प्रागज्योतिष तक सीमित रूप से रहा होगा। गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी में प्रागज्योतिष ने स्वायत्तता बनाए रखी और इस समय के शासकों ने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। प्रागज्योतिष की भौगोलिक स्थिति को लेकर ग्रंथों में विविध दृष्टिकोण मिलते हैं। महाभारत में इसे भारत के उत्तर क्षेत्र में माना गया है, जबकि मार्कंडेय पुराण इसे पूर्वी भारत के विभिन्न जनपदों जैसे ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, मद्र, विदेह, मल्ल, मगध आदि के साथ इसकी स्थिति बताता है। महाभारत में अंतरगिरि, वर्हीगिरि और उपगिरि नामक पर्वतीय अंचलों का उल्लेख मिलता है, जो हिमालय की तलहटी और नेपाल की तराई क्षेत्रों से संबंधित प्रतीत होते हैं। भगदत्त को शैलाशय यानी पर्वतों में निवास करने वाला कहा गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रागज्योतिष समुदाय संभवतः इन पर्वतीय अंचलों में निवास करता था। हम यह भी ध्यान दे सकते हैं या याद कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर जाकर ही नरकासुर का संहार किया था। प्रागज्योतिष का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं था। यह एक शक्तिशाली योद्धा परंपरा का केंद्र था, जिसका सबसे प्रमुख नाम है भगदत्त। महाभारत में भगदत्त को एक मलेच्छ या यवन शासक के रूप में वर्णित किया गया है, जो नरकासुर का पुत्र था। उसकी सेना में किरात, चीन और अन्य अन्यार्य जनजातियां शामिल थीं, जो प्राग्ञ ज्योतिष की सैन्य शक्ति को दर्शाती थी। प्रागज्योतिष के इतिहास में कई शासकों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ पौराणिक और कुछ ऐतिहासिक हैं। निम्नलिखित प्रमुख शासक उल्लेखनीय हैं। पौराणिक ग्रंथों में नरकासुर को प्रागज्योतिष का संस्थापक माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार वह एक शक्तिशाली असुर था,
जिसने क्षेत्र पर शासन किया। श्री कृष्ण द्वारा उसकी पराजय के बाद उसके पुत्र भगदत्त ने शासन संभाला। विष्णु पुराण और हरिवंश में वर्णित नरकासुर और मुरु जैसे असुरों के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक नृजातीय संघर्ष का प्रतीक भी था। महाभारत और पुराणों के अनुसार कृष्ण ने प्राग्ज्योतिष क्षेत्र की यात्रा एक विशेष उद्देश्य से की थी। नरकासुर ने अपनी शक्ति और आतंक से देवताओं और साधारण जनों को त्रस्त कर रखा था। जब उसकी क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उसने देवकन्याओं तक का अपहरण कर लिया, तब इंद्र आदि देवताओं ने श्री कृष्ण से सहायता की याचना की। कृष्ण ने सत्यभामा के साथ प्राग्ज्योतिष की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल युद्ध भर नहीं थी, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक भी थी। वहां पहुंचकर कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, अपहृत कन्याओं को मुक्त कर उनके सम्मान की रक्षा की और स्वर्गलोक से छीने गए बहुमूल्य रत्न भी लौट आए। कृष्ण की यह यात्रा केवल पराक्रम की कथा नहीं है, बल्कि यह न्याय, करुणा और धर्म के पुनर्स्थापन की अमिट गाथा बन गई। प्राग्ज्योतिष की यात्रा ने कृष्ण को एक उद्धारकर्ता के रूप में और भी व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया। भगदत्त को महाभारत में अपर्यंत बल यानी असीम शक्ति वाला शासक कहा गया है। वह कौरवों का विश्वसनीय सहयोगी था और कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने प्रचंड हाथी सुप्रतीक के साथ उतरा। उसका युद्ध कौशल इतना प्रभावशाली था कि पांडवों के महारथी भीम और अर्जुन को उसे हराने में कठिन परिश्रम करना पड़ा। एक प्रसंग में भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर झेलकर नष्ट किया। अंततः अर्जुन ने उसे पराजित किया, लेकिन भगदत्त का चरित्र धर्म, नीति और युद्ध मर्यादा का प्रतीक रहा। उसकी सेना में शामिल किरात, कुलिंद, नाग और म्लेच्छ जनजातियां प्राग्ज्योतिष की विविध सैन्य संरचना को दर्शाती हैं। यह विविधता न केवल उसकी शक्ति का आधार थी, बल्कि अंतर जनजातीय गठबंधनों का भी प्रमाण थी। इतिहासकारों का मानना है कि भगदत्त एक ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है, जिसका शासन पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में था। गुप्त काल में प्राग्ज्योतिष के वर्मन वंश का संस्थापक पुष्यवर्मन 350 से 400 ईस्वी था। उसने कामरूप को एक संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया। उसका उल्लेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जहां उसे एक सहयोगी शासक के रूप में वर्णित किया गया है। वर्मन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भास्कर वर्मन 600 से 650 ईस्वी था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अपने वृत्तांत में भास्कर वर्मन के शासनकाल की प्रशंसा की है। वह हर्षवर्धन का समकालीन था और कन्नौज में आयोजित धार्मिक सभा में शामिल हुआ था। भास्कर वर्मन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया
और पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। प्राग्ञ ज्योतिष केवल एक सैन्य या राजनीतिक शक्ति ही नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। कामाख्या मंदिर, जो शक्ति पूजा और तांत्रिक साधना का प्रतीक है, इस क्षेत्र की धार्मिक पहचान को दर्शाता है। किरात, पुलिंद, नाग और अन्य अन्यार्य जनजातियों ने इस क्षेत्र को बहुलतावादी सामाजिक संरचना प्रदान की। प्राग्ञ ज्योतिष का सामाजिक ढांचा जनजाति और वैदिक परंपराओं का मिश्रण था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जनजाति समूहों जैसे कि बोडो, कछारी और मिशिंग का प्रभाव भी प्रमुख था। कालिका पुराण में प्राग्ञ ज्योतिष के निवासियों को विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त बताया गया है। प्राग्ज्योतिष की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर आधारित थी। ब्रह्मपुत्र नदी की उपजाऊ घाटी धान, गन्ना और अन्य फसलों के लिए प्रसिद्ध थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे विदेशी ग्रंथों में प्राग्ज्योतिष के व्यापारिक महत्व का उल्लेख है, जहां रेशम, मसाले और हाथी दांत का निर्यात होता था। ह्वेन त्सांग ने अपने वृत्तांत में प्राग्ज्योतिष को एक समृद्ध क्षेत्र बताया है, जहां व्यापारिक गतिविधियां और बाजार सक्रिय थे। क्षेत्र के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार करते थे। हस्तशिल्प में बुनाई, धातु कार्य और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण व रेशम, सुगंधित लकड़ियां और औषधियां यहां के प्रमुख निर्यात थे। किरात और अन्य जनजातियां युद्ध कौशल, धनुर्विद्या और औषधीय ज्ञान में पारंगत थीं, जो इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी और कुछ ग्रंथों में महिलाओं के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने का उल्लेख है। विवाह प्रणाली में एक पत्नीत्व और बहुपत्नीत्व दोनों प्रचलित थे। शिक्षा का प्रसार मुख्य रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से अन्य वर्गों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ। प्राग्ज्योतिष का धार्मिक जीवन विविधता से भरा था। वैदिक धर्म, शैव धर्म, शक्ति पूजा और बौद्ध धर्म यहां प्रचलित थे। प्राग्ज्योतिष में कामरूपीय अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग होता था। यहां की लोक कथाएं, युद्ध नृत्य और तांत्रिक परंपराएं सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती थीं। कलिका पुराण में कामाख्या मंदिर का उल्लेख है, जो शक्ति पूजा का प्रमुख केंद्र था। इस मंदिर को प्राग्ज्योतिष की धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर कौलाचार और वामाचार साधना का केंद्र था, जहां योगिनियां और साध्वियां सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण थीं। स्थानीय देवताओं जैसे पातालेश्वरी, उग्रतारा और भीमेश्वरी की पूजा भी प्रचलित थी। ह्वेन त्सांग के अनुसार भास्कर वर्मन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। बौद्ध विहारों और शिक्षा केंद्रों का निर्माण हुआ, जो विद्वानों और भिक्षुओं को आकर्षित करते थे। जैन धर्म का प्रभाव कम था, लेकिन कुछ जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं।
प्राग्ज्योतिष की संस्कृति में संगीत, नृत्य और साहित्य का विशेष स्थान था। कलिका पुराण और अन्य ग्रंथों में यहाँ के उत्सवों और मेले का वर्णन है। कामाख्या मंदिर के आसपास आयोजित होने वाले धार्मिक उत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते थे। साहित्य में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का प्रयोग होता था। भास्कर वर्मन के दरबार में विद्वानों और कवियों को संरक्षण प्राप्त था। ह्वेन त्सांग ने अपने वृत्तांत में प्राग्ज्योतिष के लोगों को विद्या और कला में रुचि रखने वाला बताया है। स्थानीय जनजातियों की लोक कथाएं और गीत भी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। प्राग्ज्योतिष के पतन के कई कारण थे। प्राग्ज्योतिष का पतन मध्यकाल में तुर्क और अफगान आक्रमणों, आंतरिक अस्थिरता और अहोम साम्राज्य के उदय के कारण हुआ। अलबरूनी के वृतांत में प्राग्ज्योतिष के कमजोर होने का उल्लेख है। बड़गांव अभिलेख में प्राग्ज्योतिषपुर को लौहित्य ब्रह्मपुत्र नदी से सुशोभित और अभेद्य बताया गया है। कामोली अभिलेख में प्राग्ज्योतिष को एक बड़े प्रशासनिक मंडल के रूप में वर्णित किया गया है। भगदत्त के वंश की कन्या राज्यमती को हर्जर अभिलेख में भगदत्त राज कुलजा कहा गया, जो इस वंश की निरंतरता को दर्शाता है। दूसरा, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और उत्तराधिकार विवादों ने बर्मन वंश को कमजोर किया। तीसरा, पड़ोसी राज्यों जैसे पाल वंश और अहोम साम्राज्य के उदय ने प्राग्ज्योतिष की शक्ति को सीमित किया। अंततः 13वीं शताब्दी में अहोम शासकों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे प्राग्ज्योतिष की स्वतंत्र पहचान समाप्त हो गई। हालांकि प्राग्ज्योतिष का स्वतंत्र साम्राज्य अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके अवशेष पुरातात्विक स्थलों और स्थानीय परंपराओं में देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों जैसे के एल बरुआ और सर एडवर्ड गेट ने प्राग्ज्योतिष के इतिहास को दस्तावेजीकृत किया है। प्राग्ज्योतिष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि को दर्शाता है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से शुरू होकर ऐतिहासिक शासकों जैसे भास्कर वर्मन तक फैली है। इसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि इसका पतन मध्यकाल में हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी असम की संस्कृति और परंपराओं में जीवित है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।